अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद सबर अब्बास। साम इंतखाबात होकर मरकजी और सूबाई हुकूमतें भी कायम हो गई और कल 21 हल्कों पर ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन से पहले जो सियासी हिजाज और इंतशार था वो ताहाल नहीं जा सका। और इस सियासी गैर यकीनी सूरत हाल में माजी की तरह इस बार भी NRO मांगने या डील किए जाने की सदाएं और अफवाहें सुनी जा रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार उन सदाओं को उस शख्स से नफी किया जा रहा है जिसने खुद इन इल्जामात के जरिए अपने सियासी हरीफों को नाको चने चबवा दिए थे। तहम अब उल्टा डील और NRO का इल्जाम और डियाला जेल में कैद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से जोड़ा जा रहा है, जो फिलहाल तो बवांग दोहल इन इल्जामात और इम्कानात को मुस्तरद कर रहे हैं। ताहम पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता इंकशाफ किया है कि बानी चेयरमैन NRO मांग रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है कि वो अपना ज़ाती सियासी फ़ायदा निकालें। जो सियासतदान हैं उनके जमात के, उनको NRO दिलवाने के लिए, उनको रिलीफ दिलवाने के लिए वो पूरा डटे हुए हैं और कोई अवाम के लिए नहीं सोच रहे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी के इस इल्ज़ाम को तहरीक इंसाफ यकसर मुस्तरद कर रही है। ताहम यह तस्दीक ज़रूर कर रही है कि बानी चेयरमैन से डील की कोशिशें हो रही हैं। खान अभी भी जेल में बैठा हुआ है, ना डील कर रहा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी लेम अटेम्प्ट एट कॉपी पेस्ट कि हम NRO मांग रहे हैं। हम किससे मांग रहे हैं? हमने किया क्या जो हम NRO मांगेंगे? मैंने डील सुनी है कि खान साहब का कहा गया है कि आप मुल्क छोड़ दें। नेचुरली खान साहब ऐसी डील कर मानेंगे? शाहनाज़ा गुलजार के इस दावे की मजीद तस्दीक आज ही सीनियर साफ़ी अंसार अब्बासी की खबर से भी होती है, जिसमें यह इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान के खैर खाहों का एक ग्रुप बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बढ़ती कशीदगी को ख़त्म कराने के लिए मुतहरिक हुआ है। खबर के मुताबिक इस ग्रुप में 2 साबिक वफाकी वज़रा जबकि तीसरी शख्सियत एक मारूफ रिटायर्ड 3 स्टार जनरल हैं। तीनों जाने पहचाने चेहरे हैं। इस ग्रुप के लिए सबसे बड़ा बाइस परेशानी मामला बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान खलीज को ख़त्म करना है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और हुक्मरान इत्तेहादी जमातें भी आपस में बात नहीं करती, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त को देखें तो अदलिया में भी तकसीम सामने आई है। डील और ढील की बहस में आज एक अहम खत सामने आया है जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है। 7 नुकात पर मुश्तमिल खत में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस से इलेक्शन धांधली, कमिश्नर रावलपिंडी के बयान, बहावल नगर वाक़े, 9 मई के दाती तहकीकात, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों के खत समेत अहम अमूर पर एक्शन लेने का मुतालबा किया और साथ ही ताना भी दिया है कि दुनिया खतरनाक जगह है, लेकिन खतरा बुरे लोगों से नहीं बल्कि उन लोगों से है जो बुराई पर खामोश रहते हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता कई रोज़ से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की सेहत से मुतल्लिक बनने वाले तनाज़े का भी बज़ाहिर ड्रॉप सीन होता दिख रहा है, जब आज साबिक खातून अव्वल का चेकअप मुकम्मल कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी टेस्ट के लिए 6 घंटे इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में रही, जहां उनकी एंडोस्कोपी समेत मुतादिद टेस्ट किए गए। ताहम उन्होंने ब्लड टेस्ट कराने से इनकार किया और खून का नमूना नहीं दिया। अस्पताल ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी के चेकअप के वक्त बानी PTI के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम भी मौका पर मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर ने तमाम रिपोर्ट्स क्लियर कर दी है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी को मैदे यानी गैस्ट्रो का मामूली मसला है। इन तमाम मामलात पर तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल पर मजीद बात करने का मैं ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जुमान रऊफ हसन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि हम ज़रा ज़मीनी इंतखाबात से बात भी होगी और ये जो NRO का मामला उससे बात भी होगी। ये जो खत लिखा है खान साहब ने, वो ड्राफ्ट जो कि आपने किया है, ये बताएं कि क्या कह रहे हैं आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान से? 7 नुकात तो आपने उसमें लिख दिए हैं कि इन पे है और आपने एक ताना भी दे दिया जनाब के दुनिया बुरी जगह है, लेकिन बुरे लोगों से मसला नहीं है, असल मसला जो है वो लोग हैं जो खामोश रहते हैं, खतरा वो है। तो क्या चाह रहे हैं आप चीफ जस्टिस से, वो करें क्या इस पे? चीफ जस्टिस से हम सिर्फ वो चाह रहे हैं वो करें जिसके लिए वो इस पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ, और वो क्या है? इंसाफ प्रोवाइड करें। जो उनके पास मुकदमात हैं, जो उनके पास जो उनको इतलात हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज द कस्टोडियन ऑफ जस्टिस इन पाकिस्तान, वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो हमने सिर्फ 7 चीज़ें उनको हाईलाइट की हैं उनके लिए कि ये चीज़ें जो हैं, दे आर सीकिंग योर अटेंशन, दे आर सीकिंग दैट यू एड्रेस देम। वो 7 चीज़ें आपने बयान कर दी हैं, वो आपने मुझे दोबारा रिपीट करने की तो ज़रूरत नहीं है। हमारा ख्याल है जो कि हमने उनको कहा है और हमने उसका लिखा भी है कि जब इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेंट गई थी, वो हमारे दौर में ही गई थी, तो ये खुद अपने वकील बने थे। हालांकि वो एक बड़ा ऑड सा फैसला था, लेकिन इन्होंने कहा था कि मैं खुद अपना केस प्रेजेंट करूंगा। तो ठीक है, तो इन्होंने कोर्ट रूम में एक आइन की किताब जो है वो अपने हाथ में पकड़ी थी और कहा था कि खुदा के बाद ये वो किताब है जो मेरे लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी और मैं इसको करूँगा। हमने इनको वही इनकी स्टेटमेंट को इन्वोक किया है कि क्या आपको वो आइन की किताब गुम गई है या आप उसके ऊपर
अमल नहीं कर रहे। और मैं आज आपके प्रोग्राम में बैठ के उनको ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि अगर उनसे वो गुम गई है तो मैं खुद ज़ाती तौर के ऊपर उनकी पास हाज़िर होके एक अच्छा वॉल्यूम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उनको पेश करने को तैयार हूँ। लेकिन ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इन्होंने बड़े दावे से कहा था कि देयर इज सर्टेन प्रोसीजर, इन तमाम चीज़ों के लिए एक प्रोसीजर मौजूद है। इंतखाबी धांधली के ऊपर जो है वो ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, वहाँ आपकी पिटिशनें गई हुई हैं तहरीक इंसाफ की और वो डिसाइड होनी है। और कमिश्नर रावलपिंडी के ऊपर ऑलरेडी एक केस चल रहा है पहले से ही। 6 जजों के मामले का जहाँ तक ताल्लुक है उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तमाम हाई कोर्ट से तजावीज़ मांगी हैं। वो मंडे को लाहौर हाई कोर्ट ने बुला लिया, फुल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तजावीज़ मांग ली हैं, हाई कोर्ट उस पर तजावीज़ अपनी दे रही हैं। तो चीज़ें तो हो रही हैं। 25 मई लास्ट ईयर को हमने 9 मई के जो इंसिडेंट्स थे उसके ऊपर इसको चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था कि जी इसको इसके लिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कीजिए, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके अलावा और हमारे मल्टीपल जो पिटिशंस हैं जो कि मैंने इसमें जिक्र किया है वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। क्यों? अगर हमारे जो अपोनेंट्स हैं, जो एडवर्सरीज़ हैं, उनकी कोई पिटिशन शाम को 6 बजे आती है, 8 बजे कोर्ट कन्वीन होती है, 9:30 बजे फैसला हो जाता है। हमारी पिटिशंस महीनों। कौन सा ऐसा केस है जिसमें ये मैंने आपसे कहा है 25 मई का जो है ये केस है। दूसरा आपने कहा जी कि कमिश्नर के बारे में कमिश्नर को पकड़ा गया, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसके बाद उनको पहले उनको टॉर्चर किया गया, उन्होंने वो स्टेटमेंट जो है उससे पार्टी बने आप लेके जाएं पिटिशन, इस पे खत लिखना दो। और उसके बाद वो गायब कर दिए गए। कहाँ है वो? कहाँ है कमिश्नर साहब? पिटिशनर बने, उनके भी हाथ पे आप जाएं। कमिश्नर साहब को मुकदमा चले तो हम बने ना। अब तो वो मुकदमा चला ही नहीं रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब वो मुकदमे को आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं। सर ये खत जो है ये प्लेइंग टू द गैलरीज तो नहीं है कि इसका मकसद जो है? समर साहब, प्लेइंग टू द गैलरी के और बड़े तरीके होते हैं। हाँ, इसमें जो है सब्सटेंस बयान किया गया है, हर चीज़ जो है 7 पॉइंट्स जो है वो मौजूद हैं, आउटस्टैंडिंग इश्यूज के तौर पे मौजूद हैं। हमारे कैदियों के साथ नारवा सलूक जो है वो आउटस्टैंडिंग इश्यूज के तौर के ऊपर मौजूद है। कमिश्नर रावलपिंडी का केस मौजूद है, 9 मई का केस मौजूद है। ये तमाम केसेस मौजूद हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है चीफ जस्टिस साहब उनको नीचे रख के ऊपर बैठ गए हैं। मिलिट्री कोर्ट वाला केस लग रहा है शायद 24 को शायद लग रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। क्या गालिबन 24 को लग रहा है मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस। देखते हैं ना जी, जब लगता है इस वक्त तक तो आज के दिन में तो नहीं लगा ना, अभी नहीं लगा। और उसके ऊपर वो फुट ड्रैग कर रही है, सुप्रीम कोर्ट फुट ड्रैग कर रही है, जजमेंट नहीं दे रही है। सही रिलीफ जो है वो पीरियोडिक रिलीफ जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड करें अगर आपने मिलिट्री कोर्ट्स बनानी है। सही, सिंपल से तरीका है ना, आपके पास अगर 2/3 मेजॉरिटी है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें और फिर दे दें मिलिट्री कोर्ट्स में। हम उसकी मुखालफत करते थे, हम उसकी मुखालफत करते रहेंगे। वो तो आपके कुछ लोगों अभी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन पे रिहा भी किया गया है, जिनकी कोई 20 के करीब लोग आपके ईद से पहले रिहा हुए हैं। सर वो 1 साल की पनिशमेंट काट चुके हुए थे इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो अपनी सजा काट चुके हुए थे। कोई एहसान नहीं किया किसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने ना हक सजा काटी है उन लोगों ने। सही है, तो अब आगे लाएमल क्या है? खत आपने लिख दिया, इसके बाद आपका अगला लाएमल क्या है? फिर दोबारा फिर आएंगे पिटीशन लेके, इसके बाद ये क्या होगा? हमारी पिटीशंस मौजूद हैं समर साहब, नहीं वो फ्रेश होने, हमें दोबारा लाने की जरूरत नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट ये है, हमारी इस्तदा ये है कि जो हमारी पिटीशंस उनके पास मौजूद है उनको सुना जाए। खत के बाद एक और खत आ जाएगा अगर इस पर नहीं सुना जाता। खत के बाद क्या आता है ये मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। शायद खत के बाद खत ना आए समर साहब। अच्छा। खत के बाद कुछ और आए, रेफरेंस तो नहीं आने वाला कहीं? देखते हैं क्या होता है। दोबारा कोई रेफरेंस नहीं आ? देखें, अगर खत के बाद अगला इस मुल्क के ऊपर काबिज लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि ये मामलात सारे जो हैं ये दब जाएंगे और मामलात आगे बढ़ जाएंगे। इतना चले आप बता रहे हैं कि खत के बाद जो अगली चीज आएगी वो खत से खतरनाक होगी। लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस एंड दैट इज कि जी ये इनकी बड़ी फिलिशियस थिंकिंग है, ये ऐसा नहीं होगा, ये मामलात में सेटल होना है। क्योंकि यहाँ मसला है रियासत पाकिस्तान का, यहाँ मसला है 25 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का। आज अमेरिका ने आपके ऊपर, आपकी मिसाइल्स की सप्लायर्स के ऊपर 4 लोगों के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं। ये आपका वो शाखसाना है उस पॉलिसी शिफ्ट का जो कि पिछले 2 सालों में जो हमारे सामने आई है। दिस इज वेरी सीरियस। मेरा सवाल था सर वो खत वाला कि खत के बाद क्या कोई रेफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है? खत के बाद से खतरनाक चीज होगी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ खत लिखने का नहीं होता कुछ, तो मैं आपके पास आके आपसे सलाह जरूर करूँगा। पूछ रहा हूँ आपसे सलाह करूँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे रेफरेंस होगा कि अब खत से ज्यादा फिर कुछ बड़ी चीज होगी। देखिए हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से चले बात कर लेते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक ऑप्शन वो है जो कि पार्लियामेंट के अंदर हमारा एक रोल है, वो हम उसको अपने तरीन है वो हम बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास लीगल फ्रंट के ऊपर एक हमारे पास ऑप्शन है, वो हमने
पिटिशंस जो हैं वो मूव कर दी हैं, जो इलेक्शंस की 45, 47 की। तीसरा हमारे पास जो है वो ऑप्शन जो है वो आईन वक्त जो है हमें देता है, वो पीसफुल पुरअमन एहतजाज है। हम आहिस्ता आहिस्ता पुरअमन एहतजाज की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। और चूँकि हमें जो उम्मीद थी इंसाफ मिलने की वो मफकूद अगर हुई नहीं है तो वो हो रही है, बहुत हद तक हो चुकी हुई है। तो ये जो एहतजाज है जो कि मई के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा, वो रुकने वाला फिर नहीं है, वो बढ़ेगा आगे। हम इसको पुरअमन रखेंगे, लेकिन हम अब लोगों की आवाज़ बनेंगे और हदफ इसको आगे पहुंचाएंगे। हुकूमत की रुखसती, हदफ मुल्क में मंजिल जो है वो हुकूमत की रुखसती क्या है? तहफ़्फ़ुज़ आइन, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना शुरू करें। दैट्स ऑल। ए आता है, बी आता है, एक्स आता है, वाई आता है, जी आता है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी जो भी आता है वो आइन के ताबे है, वो कानून के ताबे है। अच्छा, मुझे ये बता दें रऊफ हसन साहब के कल से बड़ी बात चल रही है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बात किया कि खान साहब जो हैं वो या उनकी पार्टी पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबा, बाहर जो एहतजाजी तरीके, सब का मकसद जो है प्रेशर डाल के NRO लेना है। वाकई में आप NRO के लिए कर रहे सारा? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन ये है कि उसे कहेंगे यहाँ बिठाएं और बात करते बताएं कि कहाँ से उनको ये पता चला है कि हमारे ऊपर प्रेशर रहा है और है। हम उनको हमेशा से रिजेक्ट करते आ रहे हैं। परसों मेरी मुलाकात हुई है खान साहब के साथ, कहा है कि किसी सूरत में डील नहीं होगी, मैं किसी प्रेशर को कम नहीं करूँगा। ये जितने देर खान साहब वहाँ रख रहे हैं उनको, उसमें दो चीज़ें उसके असरात नमूदार हो रहे हैं। नंबर एक, खान साहब का स्टेचर एज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडिंग वो बढ़ता जा रहा है। नंबर दो, उनकी पॉपुलैरिटी लोगों के दिलों में हुक्मरानी कर रही है। तो ये इनको फायदा क्या हो रहा है? वो प्रेशर है, डील नहीं लूंगा, तो वो डील के खतोहाल नहीं बता रहे आपको कि डील क्या डील ऑफर? वही होता है जो पहले में होता रहा है। हमने प्राइम मिनिस्टर निकालना है, हमने प्राइम मिनिस्टर लाना है, और प्राइम मिनिस्टर को निकालेगा, उसको कहते हैं जो चुप करके बैठ जाओ, हम आपको वापस ले आएंगे। जब दूसरे को निकालते हैं तो पहले को ले आते हैं, जब पहले को निकालते हैं तो दूसरे को ले आते हैं। हम उस कंध का हिस्सा नहीं बनेंगे। उस कंध का हिस्सा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की फैमिली बनी है या फिर शरीफों की फैमिली बनी है। हम इस डेटी पूल में अपना हाथ गंदा नहीं करेंगे। अच्छा, बुशरा बीबी की रिपोर्टें आ गई हैं, बड़ा सेटबैक नहीं? आपने बड़ा सख्त बयानिया बनाया आपने 2 महीने से कि जनाब आपने आर्मी चीफ तक पे आपने इल्ज़ाम लगा दिया, DGIC पे आपने इल्ज़ाम लगा दिया, बड़ी सख्त हर्जाफराई हुई कि वो उन्हें मरवाना चाहते हैं। कभी बात हुई कि उन्होंने जो है वो टॉयलेट क्लीनर खाने में मिला के दे दिया गया, कभी उन्हें स्लो पॉइजन दे दी गई। आप कहते थे एंडोस्कोपी कराएं, उनकी मर्जी के डॉक्टर की निगरानी में कराएं, डॉक्टर आसिम की निगरानी में, शौकत खानम के डॉक्टर आसिम की निगरानी में आज इस्लामाबाद के बड़े प्राइवेट अस्पताल में उनकी एंडोस्कोपी होगी, सारा कुछ हो गया। रिपोर्टें क्लियर है, वो कहते हैं रिपोर्टें क्लियर नहीं है। आप गवर्नमेंट का ना नैरेटिव बयान किया गया, ये रिपोर्ट आई है, मैंने उसके ऊपर अपना बयानिया जारी किया है। उनके मैदे से जो केमिकल्स की मिकदार है उससे ज़्यादा मिकदार में केमिकल्स मिले हैं, और उनके अंदर स्वेलिंग है, जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, उसके ऊपर स्वेलिंग है, जो इंडिकेट कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा करती है, कर सकती है कि उनको किसी किस्म का पॉइजन दिया गया है। 2-2.25 महीने पहले की ये शिकायत है। 2-2.25 महीने इंतजार क्यों किया गया? सबसे बड़ा सवाल ये है, 2-2.25 महीने इंतजार क्यों? क्या वो इंतजार कर रहे थे कि जो जहर की जो इफेक्ट है वो ज़ायल हो, उसके बाद वो ये टेस्ट करवाएं? और अभी तक क्लियर नहीं है। डॉक्टर आसिम की मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है, हमारा बयानिया आया है, वो आपके पास कॉपी आएगी, वो आप पढ़ लीजिए, उसमें मौजूद हैं। अभी तक क्वेश्चन मार्क्स हैं, और अभी रिपोर्ट्स जो आनी हैं, अभी सारी रिपोर्ट्स। ब्लड सैंपल क्यों नहीं दिए बुशरा बीबी ने? जो खबर आ रही है, मेरे पास ये रिपोर्ट नहीं है कि उन्होंने ब्लड सैंपल नहीं दिया। ये मैंने आपसे सुना अस्पताल से, यही मेरे पास जो डॉक्टर आसिफ साहब की रिपोर्ट आई है, वी ट्रस्ट हिम, उन्होंने ऐसी कोई बात मेरे साथ नहीं की। उनके बाकी रिपोर्ट्स की, लेकिन ब्लड सैंपल उन्होंने नहीं दिया। मुझे I'll be honest about it, मुझे इसका नहीं पता। मुझे डॉक्टर आसिफ साहब से मैं अभी इस प्रोग्राम के बाद उनसे बात करूंगा। फाइनली कल ज़िमनी इंतखाबात है सर, ये बताएं कि कितनी सीटें निकाल लेंगे 21 में से? जी, जो ज़िमनी इंतखाबात के बारे में पिछले 10 दिन से हो रहा है, 15 दिन से हो रहा है, हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, हमें किसी किस्म की पोलिटिकल एक्टिविटी नहीं की जाने दे रही। जो नेट जो ऑलरेडी स्लो कर दिया गया है, कल से बंद रहेगा। वही जो फैक्टर्स थे 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले, उनको रिपीट किया जा रहा है। लोगों को किडनैप भी किया गया है, लोगों को किडनैप भी किया गया है। लाजमी बात है इनकी सबमरीन जो मरीन एक जो केबल है जनाब, वो समंदर के अंदर, वो सर वो इलेक्शन के ऊपर ही होती है। सबर साहब छोड़ दे मैं कोई दिफा नहीं कर रहा किसी का, छोड़ दे। आज वो रिपोर्ट इलेक्शन के ऊपर केबल खराब हो रहा है। मैसेज मुझे आया किसी मोबाइल कंपनी का, वो केबल कट गई है सर। वो चले, ये नहीं कर रहा कोई सरकारी मौके की बात नहीं कर रहा। आप कह रहे मुझे जो मैं जिस कंपनी का यूज कर रहा हूँ नेटवर्क, सर वो खराब मैसेज आया कि केबल कट गई है। सर सारी केबल खराब हो जाएगी। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएगी। आप कह रहे इलेक्शन की वजह से कटी है? ऑफ कोर्स लास्ट टाइम भी कटी थी। फ्री हैंड मिल जाता है। कल कितनी सीटें निकली? सारी
100%। एक सीट जीतने के काबिल नहीं। नवाज शरीफ भी हारे हुए हैं, वो भी कल लड़ने, अभी किसी चैलेंज के ऊपर आ जाए। आ नहीं सकती वो जो नहीं, मुझे पता है, मैं उनको कहता हूं नवाज शरीफ साहब आ जाए, हम ऑर्डिनरी वर्कर उनके सामने डालते हैं। सर दावा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लीजिए। वो जो आपकी कंबर शदाद कोर्ट वाली सीट है ना, वहाँ आपका बंदा ही नहीं है, वहाँ से टीएलपी और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है। चले 21 तो नहीं 20 करने चले हम 100% सीटें लेंगे। थैंक यू बहुत शुक्रिया सर, आपने प्राइम कीमती वक्त की पाकिस्तान तहरीक साहब के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब की, जिनका कहना है कि बुशरा बीबी की रिपोर्ट्स का मामला अभी तक अनक्लियर है और ये मजीद इस पर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब से कि ये मामला क्या है एनआरओ का। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ मिलेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी ब्रेक से पहले, जो तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि खान साहब को एनआरओ ऑफर किया गया, उन्हें डील ऑफर की गई है, लेकिन खान साहब ने डील लेने से इनकार कर दिया। उन्हें मुल्क से बाहर जाने का भी कहा गया, लेकिन उन्होंने वो भी डील मुस्तरद कर दी है। ताहम बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये क्लेम कर रहे हैं कि पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट से बाहर जो भी इस वक्त उन्होंने सियासी दर्जा हरारत बढ़ाया है, इसका मकसद एनआरओ लेना है। क्या कौन एनआरओ मांग रहा है, कौन एनआरओ देना चाहता है या कोई नहीं ले रहा, इसमें नून लीग की गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर ज़िमनी इंतखाबात निकाल जनाब मुल्क के 21 हलकों में, और इन ज़िमनी इंतखाबात के वाले से नून लीग यानी गवर्नमेंट की क्या तैयारी है, कितने हल्के हुकूमत कल जीत लेगी कंफर्टेबली, बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएं कि सबसे पहले तो ये जो एनआरओ की बात हो रही है, डील की बात हो रही है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये दावा कर रहे हैं कि खान साहब और उनकी पार्टी जो इस वक्त शोर शराबा पार्लियामेंट के अंदर या बाहर कर रही है उसका मकसद एक ही है, वो है एनआरओ लेना दबाव डाल के। जबकि पीटीआई ये कह रही है भाई हम तो एनआरओ नहीं ले रहे, ना हमें कोई डील कबूल है। वो कह रहे डील ऑफर की भी गई है, 1-2 मरतबा मुल्क से बाहर जाने का कहा गया, सियासी महाज के अंदर बिल्कुल खामोश हो जाने का कहा गया, लेकिन खान साहब ने डील मुस्तरद कर दी। एक है क्या माजरा सर एनआरओ का, डील का चल क्या रहा है? बानी चेयरमैन की जो जमात है उसका रिकॉर्ड ये है कि जो काम वो एक हमारे दोस्त के बकौल लम्हा मौजूद में कर रहे होते हैं उसी पर क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं और उसी की तजदीद भी कर रहे होते हैं, गालिबन उसको छुपाने के लिए। तो अगर उस रिकॉर्ड पर परखा जाए इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो पीटीआई एनआरओ की कोशिश कर रही होगी। लेकिन आपने ये देखा है कि इनकी जो सियासी हिकमत अमली है इस जमात की, वो मुकम्मल तौर पर एक तशद्दुद की बुनियाद है। इसीलिए एक दिन उनके एक कोई लीडर जो है वो मफामत की बात करते हैं या मिलकर बैठने की बात करते हैं, दूसरे दिन आ जाता है कि हम तो मज़ामत करेंगे। और हम तो इस तरह कल कहा कि एक और लीडर ने उन्हें कल कहा कि जी जब तक उनके चेयरमैन जो हैं वो जेल में हैं हम तो कोई बात नहीं करेंगे किसी से। तो लिहाजा ये एक झूठ, तशद्दुद, फितना का खेल जारी रहेगा। और इस तमाम शोर में जो हम तवक्को मेरी भी है और कौम की भी है कि जो हमारे वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो यकसुई से आवाम को महंगाई और दहशतगर्दी से छुटकारा दिलाने पर अपना फोकस रखेंगे। यदि नून लीग को ये सूट करता है कि वो जेल के अंदर ही रहें, कोई एनआरओ, कोई डील, कोई मुफाहमत, ऐसी कोई चीज जो है वो नहीं की जाएगी, आप अपनी गवर्नमेंट पे फोकस करेंगे, वो जेल के अंदर बैठे हमें ये सूट करता है कि जो पार्लियामान में कानून साजी है, पार्लियामान में अवाम की फलाह के जो मामलात हैं, उसमें ऑपोजिशन हिस्सा ले, उसमें अपना हिस्सा डाले। जिस तरह पहले भी एक साइकिल हुआ था समर साहब कि इन्होंने 2013 के इंतखाब के बाद 126 दिन का धरना किया, बहुत फितना फसाद फैलाया, लेकिन जब धरना खत्म करके अदालत तो इनको वहां पसपाई हुई, नाकामी। अदालत ने कहा कि 2013 के इंतखाब में कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी। उसके बाद फिर इन्होंने पार्लियामान में ये जिसको वो छोड़ चुके थे, ये वो कहते हैं ना, वापस आए और उन्होंने फिर कानून साजी में हिस्सा लेकर इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसमें ये उसकी प्रिपरेशन
तो यही तरीका है इस मर्तबा भी आगे सर बढ़ने नहीं, का। तो सर लेकिन सर ये तरीका ठीक तो नहीं है। वो 126 दिन मुल्क के ज़ाया हो गए। इस मर्तबा क्या बेहतर नहीं है कि वो एक 126 दिन का या 100 दिन का या 90 दिन का धरना दें, तहरीक चलाएं? तहरीक तो शुरू हो चुकी है तहरीक इंसाफ की, कि वो तहरीक चला के मुल्क में एक ज़ाहिर एक पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है तो उससे इकॉनमी को बड़ा नुकसान होता है। तो उससे पहले ही सर, उससे पहले ही अगर कोई उनकी बात मान ली जाए, जो वो ऑडिट की बात कर रहे हैं इंतखाबात की, वो मान ली जाए अगर, तो ये बेहतर नहीं है क्या? देखिए, तशद्दुद की धमकी पर उनकी बात नहीं मानी जाएगी। गुफ्तगू करें पार्लियामान में आकर, सेनेट में भी मौजूद हैं, वहां आकर बात करें। धमकियों से, और यही बात जो इवेंचुअली हुआ 2014 में और 15 के आगाज में, वो था जो इनको ऑफर किया गया था पहले दिन से कि अच्छा जी हम कमीशन बना देते हैं, वो कमीशन जो है वो इसकी तफ्तीश कर लेगा। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमने 126 दिन धरना करके, जो बहुत बड़ा इनका एक जुर्म है जिसकी माफी नहीं हो सकती, कि इन्होंने उस वक्त चाइना के सदर शी जिनपिंग का दौरा जो था सितंबर 2014 में, उसको होने से रोक दिया था अपने फितने की वजह से। वो फिर अप्रैल 2015 में हुआ और फिर उसके बाद सीपैक शुरू हुआ। तो लिहाजा इनको ये बात उनके समझने की, ये सवाल आपने उस फाशिस्ट जमात से करना है कि जनाब क्या आप समझने की बात है सर। बात यह कि अगर आप बात करें ना कि पार्लियामान के अंदर आके बात करें, पार्लियामान के अंदर आके वो किससे बात करें? वो तो ये इल्जाम ही लगाते हैं कि ये पार्लियामान जो है वो उनके मैंडेट चोरी करने की बुनियाद पर ये पार्लियामान बनी है। और दूसरा वो ये भी कहती है, ये भी उनका दावा जायज़ है, वो ये कहते हैं भाई कि गवर्नमेंट जो है वो जुबानी बात तो करती है कि बातचीत होनी चाहिए, मुफाहमत होनी चाहिए, लेकिन अमलन ऐसा कुछ उनका अमल है वो इससे बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। वो कह रहे रेड्स भी हो रही हैं हमारे ऊपर, पार्टी के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन भी हो रहे हैं, हमें दीवार से भी लगाया जा रहा है, साथ बातचीत की बात भी की जा रही है। और वो भी सिर्फ बातचीत की हद तक ही, गुफ्तगू की हद तक किया, वो सिर्फ तकरीर तक ही है। अमलन कोई नून लीग ने अभी तक कमेटी अनाउंस नहीं की, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इनिशिएटिव बाज़ाब्ता दावत नहीं दी बातचीत की, मुज़ाकरात की। वो दावत तो देना पहले, वो ना आए तो फिर बात होगी सर। तो साहब, आज अब इलेक्शन हुए कोई 2.5 माह हो गए और मैं भी इन मामलात का शाहिद हूं। आप भी माशाल्लाह बड़े बालिग नजर ऑब्जर्वर हैं इस चीज के। 2.5 महीने में तहरीक इंसाफ अपने खिलाफ जो धांधली मुबैना वो कहते हैं, उसका एक सबूत का टुकड़ा किसी अदालत में नहीं पेश कर पाए। इन्होंने शोर तो डाला है, इन्होंने पार्लियामान में गर्दनें तोड़ने और टांगे तोड़ने की धमकियां तो दी हैं, एक जलसा भी पेशीन में किया है, लेकिन अदालत के अंदर नहीं एक सबूत का एक टुकड़ा नहीं ला सके किसी भी। फॉर्म 45 उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिटीशन की, अभी तक वो केस उनका टेकअप वहां पे नहीं हुआ। मैं यही तो कहता हूं कि देखिए जी, पहले दिन तो पहले ही हफ्ते तो आप चले मान लेते हैं कि अभी उनके पास वक्त मिला। 2.5 महीने गुजर गए हैं। मैं फिर दोहरा दूं, पाकिस्तान की किसी अदालत में धांधली के सबूतों का एक टुकड़ा ये पेश नहीं कर पाए। तो लिहाजा ये जो इनके बयानात हैं ये जारी रहेंगे। एक दिन इनके जो एक लीडर हैं वो कहते हैं हम बात करना चाहते हैं, दूसरे दिन उनके लीडर कहते हैं हम टांगे तोड़ना चाहते हैं। तो लिहाजा ये सीसॉ जारी रहेगा और इसमें इसीलिए बेहतर यही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान महंगाई और दहशतगर्दी पर तवज्जो दें। पार्लियामान में मैं फिर दोहरा दूं, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं, पूरी काबीना वहां मौजूद है, जिससे भी वो बात करना चाहें और वो अपना वफद बनाए। और उनके मुतालबात ये हैं कि जी बानी चेयरमैन को जेल से निकाला जाए। तो फिर ये मुतालबात वुज़रा से तो नहीं होना ना, ये मुतालबा जाके फिर जो है वो अदलिया से करें, जिनकी आज उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिख दिया है। और ये मैं समझता हूँ कि एग्जीक्यूटिव के लिए फिर एक कल को आप कहेंगे जी वो अदालत क्यों इंटरफेयर कर रही है मामलात के अंदर। तो बात यह है कि चाहिए तो ये था कि जब वज़ीर आज़म साहब ने हुकूमत संभाली थी, उन्होंने पहली तकरीर भी की थी कि हम मिसाक मुफाहमत करेंगे, फिर मिसाक मुफाहमत के लिए, मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया। आज उन्होंने फिर खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, खान साहब ने जेल से जनाब के, कोई आप इसमें अपना कोई रोल प्ले करें सूरत हाल के अंदर। अदालतों को खत नहीं लिखे जाते, अदालतों में सबूत के साथ पिटीशन दायर की जाती है। और उनके पास तो पेशावर हाई कोर्ट भी है, जहां अभी हालिया दिनों में 51 सेकंड में 51 जमानतें एक तहरीक इंसाफ के लीडर को दी गई। तो लिहाजा अदालतें तो मौजूद हैं, लेकिन खत लिखने से मामला नहीं होता। सबूतों के साथ, शवाहिद के साथ अपने केस लड़ें। ये नहीं हो सकता समझ साहब कि जब मुस्लिम लीग नून को सजाएं मिल रही हैं, उस वक्त कानून की हुक्मरानी थी और आज नहीं है। जितनी कानून की हुक्मरानी आज है उतनी उस वक्त भी थी। तो लिहाजा कानून की हुक्मरानी पर अगर उनका यकीन है
और अगर हमें वाज़ेह है कि उनका यकीन नहीं है, वरना वो जेल में तमाम मराहत लेने से इनकार कर देते और कहते पाकिस्तान के बाकी कैदियों को जो सहूलत मैसर है या नहीं है, मैं भी उतनी ही सहूलत लूंगा। लेकिन उन्होंने तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा सहूलतें अपने लिए हासिल की हैं, आराम हासिल किया है, हर की जो मामला था उसमें पूरी तरह उन्होंने अपने लिए जो है वो आसाइश हासिल की है। तो लिहाजा वो मामला और अदालतों से आएगा, अदालतों में से जो फैसले आएंगे वो उनको फिर कबूल करने चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि कल है 21 हल्कों में मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात है, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के हल्के हैं। पंजाब में अगर बात की जाए तो 14 सीटें, 12 सीटें जो है वो सूबाई असम्बली की हैं, 2 सीटें तो आपके कौमी असम्बली की अहम 2 सीटें जो शहबाज शरीफ साहब ने छोड़ी है, कसूर वाली, और एक मरियम नवाज साहबा वाली सीट है जो कि उन्होंने लाहौर से छोड़ी है। कसूर में कल तहरीक इंसाफ ने बहुत ही इंप्रेसिव पावर शो किया है, लगता है कि वहाँ टफ टाइम आपको मिल सकता है। कितनी सीटें आप जीत लेंगे 14 में से पंजाब के अंदर? नहीं, लेकिन पहले तो मैं ये कहता ना, जहां उनका शो हो गया वो आप कह रहे हैं इंप्रेसिव है, बाकी वो शिकायतें करें कि हमें इजाजत नहीं मिलती। इजाजत है, उस वक्त भी इजाजत थी, आज भी इजाजत है। तो लिहाजा हम अवाम के ऊपर एतमाद करें और कल वो जो फैसला करें। मेरी ये तवक्को है कि जो सीटें मुस्लिम लीग नून ने छोड़ी हैं वो इंशाल्लाह पार्टी को वापस मिलेंगी। और जरा मैं कहूँगा क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो पूरा धागे का जो तोड़ डाला था उसके हक में एक कागज का टुकड़ा भी ये नहीं ला सके अब तक। तो लिहाजा शोर डालना और प्रोपेगेंडा तो उनका है, लेकिन मैं पुरुमीद हूं कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को नशिस्तें वापस मिलेंगी और बाकी जगहों पे जो अवाम का फैसला है वो हमें कबूल होगा। सर, 12 सूबाई असम्बली की नशिस्तों में से कितनी आप जीत लेंगे पंजाब से? देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि इस किस्म के जो तखमीने हैं वो करना खतरनाक है। लेकिन सर मैंने कहा जो जहां जहां मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई थी 8 फरवरी, इंशाल्लाह नहीं, मैं तो इंशाल्लाह वो सब सीटें मुस्लिम लीग नून उसमें कामयाब होगी इंशाल्लाह। और ये फॉर्म 45 के मुताबिक भी होगी, सिर्फ 47 के मुताबिक नहीं होगी। देखिए, मैं यही तो कहता हूं ना, ये एक हवा खड़ा किया गया है जिसके पीछे आज तक कोई सबूत नहीं है। अब मैं कहूँ जी फॉर्म 45 के पीछे वो तस्वीरें पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पे फॉर्म 45 अपलोड किए थे, जहां 313 को 1313 बना दिया गया, 179 को जो है वो 779 बना दिया गया। वो टेम्परिंग करके जो थे वो सबूत तो है, तो उससे बड़ा सबूत सर क्या है? अगर कोई अदालत नोटिस ले खुद से भी तो चीजें एक दिन में पकड़ी जा सकती है सर। या तो जस्टिस समर अब्बास की अदालत लगा देना उसके अलावा तो फिर अदालत है तो फिर पूरी पाकिस्तान कौन बात कर रही है, मैं अकेला बात नहीं कर रहा सर। हाँ, तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमें जब बात करनी है तो मीडिया पर हम जो मर्जी कहें, हम कहते भी हैं, हम अपने तखमीने और अपनी तज़्यिए भी पेश करते हैं, अपने जो क़ियास आराइयाँ वो भी करते हैं। लेकिन बहरहाल इस तमाम गुफ्तगू का टेस्ट जो है वो अदालत में होना है और अदालत में अब तक जो है आपकी अपनी पार्टी के लोग भी तो कह रहे हैं सर, समर अब्बास तो नहीं कह रहा, सिर्फ पीटीआई नहीं कह रही, आपकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। मियां जावेद लतीफ साहब मुसलसल जो है वो इस इलेक्शन को वो मुतनाज़े कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये मुतनाज़े इलेक्शन था, इसमें गड़बड़ हुई है काफ़ी बड़े पैमाने पे। फिर जो है अपना आबिद रजा कोटला साहब जो आपके गुजरात के प्रेसिडेंट है पीएमएलएन के, वो कह रहे हैं कि सारी की सारी सीटें, वो कह रहे हैं 12 की 12 सीटें, 4 कौमी असम्बली की, 8 सूबाई असम्बली की सारी सीटों पर वो कह रहे तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर थी, नून लीग दूसरे पे थी। वो ये कह रहे 2 सीटें ऐसी जहाँ पे पीटीआई का मार्जिन लाख वोटों का था, वो कह रहे फिर भी हरा दिया गया उन्हें। आपकी पार्टी का बंदा कह रहा है, कोई दूसरा नहीं कह रहा बंदा। हम सबको एक ही मयार पर परखना है। जब हम कहते हैं कि जो ऑपोजिशन अदालत में सबूत पेश करे, तो मुस्लिम लीग नून के भी जो हमारे, और दोनों मेरे बहुत प्यारे बड़े भाई हैं, दोनों के ऊपर भी वही मयार है जो ऑपोजिशन पर है। अगर उनके पास सबूत और शवाहिद हैं तो वो उन्हें अदालत में जाकर अपना केस लड़ना चाहिए, या फिर अगर इतने कोई तगड़े सबूत हैं तो मीडिया, असल इशू यही होता है कि जी हम अपने गुफ्तगू चाहे उसके पीछे हमारे हम हकाइक भी हों, लेकिन उस हकाइक का तयन मीडिया पर तो नहीं होना ना। जहां होना है इसके नतीजे में फिर जो है वो रियासत के मुख्तलिफ इदारों ने एक्शंस लेने हैं, वहां जाके हमें अप्रोच करना है। ये जो गुफ्तगू है इलेक्शन की, खासतौर पर उस वक्त के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वफाक सूबों में शामिल है, तो हम पार्लियामान में हो या ना हो, बहरहाल हमें अपनी हुकूमतों को सपोर्ट करना है और उनको मजबूत करना है। पीपल्स पार्टी का स्टेटस क्लियर नहीं है सर, वो ना इधर है ना उधर है। पीपल्स पार्टी का स्टेटस क्लियर नहीं, ये पीपल्स पार्टी के सेनेटर के ही नंबर्स मैंने आपको बताए हैं 224। तो लिहाजा वो जब तक मौजूद है, और खासतौर पर अब जबकि आसिफ अली जरदारी साहब की सूरत में उनके एक सदर भी वहां मौजूद हैं,
तो भयक वक्त जब दो रियासत के आला तरीन आईनी ओहदे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, तो ये हुकूमत जो है वो जब तक में जो असल इशू है पार्लिमान में नंबर्स तब्दील नहीं होते, हुकूमत बहुत मजबूत है। और आज भी आप अपने उस दावे पे कायम है कि आसिफ अली जरदारी इस हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है, उनका प्रेसिडेंसी में होना? जी, वो जब तक मौजूद है वो एक हुकूमत के लिए तकवीयत है, लेकिन देखिए सियासत में तो कोई चीज हरफ आखिर नहीं है। वो एक मुख्तलिफ जमात है, वो जिस वक्त हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद एक फैसला करें जिसके नतीजे में पाकिस्तान सियासी, लेकिन फिलहाल तो अगले चंद सालों में हम सियासी इस्तेहकाम ही देख रहे हैं। और ये हुकूमत आप मुद्दत पूरी करेगी इस मरतबा? रिकॉर्ड टूटेगा? आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट इट? जी नहीं, अभी तक तो जो पिछली 3 हुकूमतों का रिकॉर्ड है वो तो यही कहता है कि पार्लिमान अपनी मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत के बारे में कुछ हद की बात नहीं की जा सकती। इसकी क्या वजह है सर, क्यों आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी? जी देखिए, यही है कि हो सकता है इसी कोalition के अंदर से कोई तब्दीली आए या कुछ ऐसे मामलात उठे पाकिस्तान में, चूंकि ऐसे गंभीर मामलात हैं जैसे दहशतगर्दी है जो पिछले साल इतनी तेज नहीं थी, आज बहुत तेज है और मुस्तकिल इसमें इजाफा हो रहा है। तो जब इस तरह के इश्यूज उठते हैं और चैलेंजेस सामने आते हैं तो फिर भी तगड़ा आ सकता है। अगले साल शायद अगस्त सितंबर से ऑनवर्ड जो है वो शायद कुछ चीजें जरा तब्दील हो जाके, तब तक शायद आप सेफ हैं। आप मुझसे बेहतर नजूमी है तो लिहाजा आप अपने नाजरीन को गाइड कर दें। नहीं, मैं नजूमी वाली बात नहीं कर रहा, मैं कुछ सियासी डेवलपमेंट्स की बात कर रहा हूँ, कि इवेंट्स की बात कर रहा हूँ सर, कि अगस्त सितंबर 2025 से ऑनवर्ड शायद चीजें माहौल थोड़ा सा बदले, तब तक तो आपके लिए खैर ही खैर है। जी, लेकिन इसीलिए ये चैलेंज है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए भी और उनके जो तमाम कोalition पार्टनर्स हैं, सदर मुमलिकत के लिए भी, वो आने वाले जो वाकयात हैं और जो इश्यूज जिनको टैकल करना है उनको ठंडे दिल से और एक कॉम्पिटेंस से पहले से देखकर डील करें। हमने देखा कि जब मामला एक इस तरह का 2016 में उठा था, फिर उसके बाद 2019 में जब उठा था तो उस वक्त की हुकूमत की एक बहुत ही इनकॉम्पिटेंस हमें देखने में मिली थी, जो फिर अदालत तक गई और इश्यूज क्रिएट हुए। इन इश्यूज पहले से ही देखकर हैंडल करना है, लेकिन सबसे ज्यादा आवाम की जो डिमांड है उसे पूरा करना है, और वो ये है कि महंगाई को खत्म करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तहरीन आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाजा की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाब रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब की, जिनका कहना है कि पार्लियामान तो मुद्दत पूरी करेगी लेकिन हुकूमत मुद्दत पूरी करती है या नहीं, इस बारे में कोई हतमी राय नहीं कायम की जा सकती। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के एक और इंतहाई अहम मसले के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में सियासी अफरा तफरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ढील और ढील की बातें तो चल रही हैं, साथ में ज़मीनी इंतखाबात की कर हो रहे हैं, जिन्हें एक टेस्टर के तौर पे समझा जा रहा है, लिया जा रहा है। देखा जा रहा है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि मुतनाज़ा इलेक्शन था, मैंडेट चोरी किया गया तरीके इंसाफ का मुबैना तौर पर। तो इस इलेक्शन में जो सैंपल आएगा, क्या ये 8 फरवरी के इलेक्शन का एक एग्जिट पोल, इससे आप कह सकते हैं एक सैंपल होगा जनाब के पॉपुलरिटी जो है आज कहाँ खड़ी है और वो इलेक्शन के नतायज क्या दुरुस्त थे, और क्या ये इलेक्शन शफाफ होगा या इसमें भी शोर शराबा होगा? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर ये बताएं कि ये जो इलेक्शन है कल हो रहा है 21 नशिस्तों के ऊपर, 5 नशिस्तें कौमी असम्बली की हैं, बाकी 16 जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये इलेक्शन? चूँकि ज़ाहिर है इस इलेक्शन में कोई नंबर गेम इतनी बड़े पैमाने पे कुछ चेंज नहीं होगी, कहीं भी जो है वो यानी कि हुकूमत जो है वो अफेक्ट नहीं हो सकती, उसकी नंबर गेम थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ेगा, कोई हुकूमत जा नहीं सकती, ख़तरा नहीं है किसी को। तो कितना सिग्निफिकेंट होगा ये इलेक्शन, यानी इस हिसाब से कि भाई 8 फरवरी के इलेक्शन का ये एक सैंपल होगा? नहीं, मेरा ख्याल है देखें, एक तो जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं वो तो ट्रेडिशनली हमेशा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, हक में ज़्यादा होते हैं। देखना तो ये है कि डिस्पाइट एवरीथिंग क्या फिर कोई सरप्राइज होगा या नहीं होगा। एक तो ये देखें कि जीती हुई सीटें आपने खाली की हैं तो वो पहले ही आपका एडवांटेज है, भले वो सीट्स आपकी थी या नहीं थी। 8 फरवरी का भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है,
लेकिन मेरा ख्याल है इसमें एक ही चीज देखने वाली है कि क्या डिस्पाइट एवरीथिंग, क्या 8 फरवरी दोबारा रिपीट होता है या नहीं होता। अगर सरकार अपनी सीटें जीत जाए तो ये कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर वही वाली चीज दोबारा होती है वो बड़ी खबर है। क्योंकि देखें 8 फरवरी को लोगों ने अपना वोट दिया और 9 को वो फारिग हो गए। उन डिस्पाइट उससे तो उससे एक उससे फ्रस्ट्रेशन भी होती है, हौसला भी टूटता है कि यार कोई फायदा नहीं है, अब जो मर्जी कर ले, एंड में नताइज तो वो हैं जो पहले सोचे हुए। तो देखना ये कि क्या एक फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होती है या गुस्सा ज्यादा होता है। बट आई थिंक कि ये मैं इसको किसी भी किस्म से रिफ्लेक्शन नहीं कहूँगा। अगर सरप्राइज खबर सिर्फ एक ही है कि 8 फरवरी का वाला टर्न आउट या उस किस्म की चीजें उस तरह वोट पड़ता है या नहीं पड़ता, वरना आई डोंट थिंक इसको हमें उस जाविये से देखना चाहिए। सही है। दूसरा सर ये बताएं कि ये डील की बातें फिर से चल पड़ी हैं। बिलावल ने कल इल्ज़ाम लगाया है कि पीटीआई जो शोर शराबा कर रही है पार्लियामेंट के अंदर या बाहर, ये सब एनआरओ के लिए दबाव डाल रहे हैं। उधर से पीटीआई कहती है भाई हम तो कोई डील हमें कबूल नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए कम वक्त में। किसकी बात आपको उसमें वजन नजर आ रहा है कि कौन ठीक बात कर रहा है, डील है या वो एनआरओ मांग रहे हैं? समझ गए, डील हो तो डील तब होती है जब दोनों को बात करने की जरूरत हो और ऑफर करने के लिए टेबल पे है। अब दो बिल्कुल मुखालिफ मुतजाद चीजें हैं। सब चाहते हैं कि इंस्टेबिलिटी हो ताकि गवर्नमेंट संभल ना पाए। गवर्नमेंट चाहती है कि हमें कम से कम 8 साल 1.25 साल मिल जाए, कैश इनफ्लोज हो ताकि थोड़ा सा ये परसेप्शन है कि जी फंडिंग आ रही है, सब कुछ है, हालात ठीक हो रहे हैं। डील में आप ऑफर क्या करेंगे? क्या आप इमरान खान को कहेंगे कि अच्छा जी हम आपको बेल दे देते हैं, बाहर आ जाएं और आप आके 4 साल इंतजार करें? वो नहीं करेंगे। क्या आप ये ऑफर कर सकते हैं कि आप बाहर चले जाएं, ना इनको सूट करती है ना खान साहब लेंगे? सो इससे डील में आप मुझे बता दीजिए कि ऑफर करने के लिए गवर्नमेंट के पास है क्या? आई डोंट थिंक, ये मुझे बातें ज्यादा नजर आती हैं और पिच देखें कहाँ पहुंच गई है। हमारे साहब वो मेडिकल रिपोर्ट्स जो अब तक उनके बारे में डिटेल्स आ रही हैं, आज एंडोस्कोपी हो गई आज बुशरा बीबी की, बाकी उनकी मेडिकल रिपोर्टें भी हो गई हैं इस्लामाबाद के निजी अस्पताल से, जो खान साहब की मर्जी का था और जो अपनी उनकी मर्जी के शौकत खानम के डॉक्टर आसिम की निगरानी में सारी रिपोर्टें हुई और इतलात जा रही हैं कि उनकी रिपोर्टें क्लियर हैं, सिर्फ उन्हें गैस्ट्रो का मसला जो है वो डायग्नोज हुआ, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। It doesn't matter. वो जो मैं बताऊँ ना, इतना बड़ा इल्जाम लगाया, इतना बड़ा बयानिया बनाया उन्होंने कि भाई वो मारना चाहते हैं, ले कहाँ तक आर्मी चीफ और डीजीआईसी तक ले गए, वो निकला उसमें से कुछ भी नहीं है। बात बड़े इल्जाम की नहीं है, बात है कि किस पे इल्जाम लगाया है। अगर आपकी कोई बिहाइंड द सीन्स बातचीत हो रही होती तो इल्जाम ना लगते। अगर कोई बातचीत हो रही होती तो वहाँ शीशे की दीवारें खड़ी ना होती और सख्तियां ना होती। भाई उन पे प्रेशर किस, वो ऑफर क्या कर सकते हैं? क्या कहेंगे कि जी हम गवर्नमेंट गिरा देंगे? क्या कहेंगे कि हम नई इलेक्शन करवा देंगे? दे हैव नथिंग टू ऑफर। अभी तो बात ये है, अगर कभी बातचीत हुई, और ये मैं आपको अपना प्योरली अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, जब तक खान साहब जेल में है तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ये अगर बातचीत छिड़ी भी तो उस वक्त छिड़ेगी जब ये जेल में और ना रख पाए। केसेस हैं, अपीलें चल रही हैं, सब कुछ है। जब ये एहसास होगा कि नहीं अब हम अंदर नहीं रख सकते और एंड वी कांट स्टॉप हिम, तब तो शायद बातचीत शुरू हो। अभी बातचीत की जो भले आपकी पॉपुलैरिटी हो, जो मर्जी हो, जहां पे दोनों साइड्स रेड लाइंस क्रॉस कर गई हुई है, तो ये हालत मजबूरी टॉक्स होंगी ना। अभी तो एक बंदा रिसीविंग एंड पे है, वो इमरान खान है। जो डील दे सकते हैं उन पे भी वो प्रेशर नहीं आया। देखिए लोग कहते हैं जी बहुत पॉपुलैरिटी है, बिल्कुल मैं मानता हूँ बहुत पॉपुलैरिटी है, उन्होंने तो पावर पॉलिटिक्स करनी है। पावर पॉलिटिक्स में अभी वो प्रेशर नहीं है जो मजबूर करे खान साहब की शराइत पे बात करने की। इनसे एक टेक्निकल गलती हो गई हुई है, जो इन्होंने सारी सजाएं खान साहब को एक ही झटके में सुना दी। अगर ये सजाएं इन्होंने 3-3 माह के वक्फे से सुनाई होती तो हर एक का अपील प्रोसेस मुख्तलिफ होता। एक से खान साहब निकलते, दूसरे में जाते, दूसरे मुकदमे तीसरे में जाते, तो 6-8 महीने साल गुजर जाते। 48 घंटे में सजाएं सुना दी, सारी अपीलें शुरू हो गई, सारा वो टाइम फ्रेम इकट्ठा शुरू हो गया। इसमें कोई शक नहीं है, गवर्नमेंट मुश्किल में है। लेकिन मुझे डील इस वक्त समझ ही नहीं आती कि ऑफर करने के लिए क्या है। अच्छा, आज जो खान साहब ने खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, 7 नुकात की तरफ उनकी जो है तवज्जो मबजूल कराई है जनाब के। ये जो 9 मई का वाक़या हो गया, कमिश्नर और पिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का मामला हो गया, तहरीक इंसाफ के कारकुनान का मामला हो गया, और उन्होंने जो है नैब की बात की, नवाज शरीफ को जो है तोशाखाना में बरी कर दिया गया है।
तो वो ये कह रहे हैं, उन्होंने एंड पे एक भावल नगर के वाक़े की बात की। हाँ साहब ने एंड पे उन्होंने उन्हें ताना मारा है कि जनाब ये दुनिया जो है बुरी जगह है, लेकिन बुरी जो है वो यानी कि ज़्यादा ख़तरा जो है, दुनिया ख़तरनाक जगह है, लेकिन इसमें ज़्यादा ख़तरा बुरे लोगों से नहीं है, ख़तरा उन लोगों से है जो बुराई के बावजूद यानी उस पर खामोश रहते हैं, बुराई के ऊपर। तो ताना भी साथ मार गए। तो आपको लग रहा है कि इस खत पे कोई ये होगा या नॉन स्टार्टर है ये? देखिए, एक पैरेलल चीज आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, जो एक बिहाइंड द सीन एक और भी चल रहा है, जो वो एक जुडिशियल रिफॉर्म्स की बातें पे चल रही हैं, जो फिक्स टेन्योर की बातें चल रही हैं कि जी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का फिक्स टेन्योर होना चाहिए 3 साल का। मेरा ख्याल है जब तक वहां पे क्लैरिटी नहीं आएगी तो शायद खान साहब को वो सिंपैथेटिक ईयर ना मिले जिसकी वो तवक्को कर रहे हैं। तो अभी प्रेशर बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे अभी नजर कुछ नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। प्राइम में आगे बढ़ते बात करते हैं कच्चे में डाकुओं को असलहा कौन सप्लाई करता है। सिंध पुलिस ने जामे तहकीकात शुरू कर दी है। पुरताने वाले कुछ बादशाह शख्सियात से मिलने लगे हैं। इस मामले में गुज़िश्ता रोज उस वक्त एक अहम पेशरफ्त हुई थी जब जैकबाबाद बाईपास पर हसास इदारों और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बाबर खान भाइयों के बेटे की गाड़ी से असलहा बरामद किया था, जिसके लिए जैकबाबाद पुलिस के 3 एहलकारों को गिरफ्तार भी किया गया था। असले में 4 सब मशीन गन्स, लाइट मशीन गन और क्लाशनकोव की 2500 से जायद गोलियां, लाइट मशीन गन के 6 और G3 राइफल के 17 मैगजीन बरामद हुए थे। तहम गैर कानूनी असलहा बरामद होने पर वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबर खान भाइयों ने डबल केबिन गाड़ी की मलकियत से इनकार करते हुए कहा था कि गाड़ी पर उनके इंतखाबी स्टिकर लगने से गाड़ी उनकी नहीं हो जाती। इस केस में उनके खानदान का कोई ताल्लुक नहीं, पुलिस स्क्वाड भी उनका नहीं। वाक़े के वक्त वो कराची और बेटा शिकारपुर में था। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ अब से कुछ देर पहले उस वक्त वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबर खान भाइयों ने तहकीकात में शामिल होने के लिए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि कल जैकबाबाद की हदूद में जो गैर कानूनी असलहा पकड़ा गया था, गैर कानूनी असलहे की नकल हमल का मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मेरी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और इस मामले पर गैर ज़रूरी सियासत की गई। बाबर खान भाइयों ने हुकूमत सिंध से दरख्वास्त की कि वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए और उनका फौरी इस्तीफा मंजूर करके इंक्वायरी शुरू की जाए। मुशीर वज़ीर आला ने कहा कि मैं वज़ीर आला सिंध को दरख्वास्त करता हूँ कि इंक्वायरी की रिपोर्ट पब्लिक की जाए। इसके अलावा इस पर एक्शन तो शुरू हो गया है, GIT भी बन चुकी है और आने वाले दिनों में बड़े अहम किस्म के इंकशाफात मजीद सामने आ सकते हैं कि कच्चे के डाकुओं को असलहा कौन सप्लाई करता है। आज की प्राइम में इजाज़त दीजिए।